हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए फिर से स्वागत है बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आम्ल और क्षार जो चैप्टर चल रहा है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बच रहे हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि Na2CO3 मतलब धोबिया सोडा के गुण क्या है। एक नंबर में गुण है कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। मतलब वाशिंग सोडा का जलीय विलयन जो होगा वो किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। दूसरा गुण है कि यह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। मतलब क्या है कि वाशिंग सोडा की अभिक्रिया जब हम अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और जल बनता है। तो रिएक्शन क्या हो गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जिसको वाशिंग सोडा कहते हैं प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बना, 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O जल का निर्माण हुआ। यह दूसरा गुण है। तीसरा गुण है धोने के सोडा को तीव्रता से गर्म करने पर अनार्द्र Na2CO3 बनता है जिसे सोडा एस भी कहा जाता है। तो आपको कई बार पूछा गया है कि सोडा एस का सूत्र क्या होता है। तो अनार्द्र वाशिंग सोडा, अनार्द्र वाशिंग सोडा कहने का क्या मतलब है कि आप वाशिंग सोडा का सूत्र जानते हैं कि Na2CO3.10H2O होता है। तो जब H2O लगा हुआ है तो वो अनार्द्र नहीं कहलाएगा, आर्द्र कहलाएगा। लेकिन जब उसे आप गर्म करेंगे तो जल की मात्रा जब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब उसे अनार्द्र कहते हैं। तो ये अनार्द्र जो Na2CO3 है उसी को सोडा एस के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ देखिए Na2CO3.10H2O जो है उसको गर्म जब हम करेंगे तो जल का भाग अलग खत्म हो जाएगा और क्या बच जाएगा, Na2CO3। और इसमें जल की मात्रा जब नहीं बचेगा तो इसी को हम सोडा एस के नाम से जानते हैं। प्लस 10H2O जल का मात्रा अलग निकाल जाएगा। अब अगला पॉइंट कहता है कि उत्फुल्लन क्या है। जब Na2CO3.10H2O को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो रवाकृत जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड यौगिक बनता है। इसी को हम उत्फुल्लन कहते हैं। मतलब वाशिंग सोडा का जो सूत्र हुआ Na2CO3.10H2O, तो उसे जब हम खुली हवा में छोड़ेंगे तो धीरे धीरे वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा सूर्य प्रकाश पड़ने से क्या होगा कि उसका जल की मात्रा समाप्त होते जाएगा और 10H2O के बदले जब 1H2O की मात्रा उसमें रहेगा तो उसी को हम मोनोहाइड्रेटेड कहते हैं। तो जब मोनोहाइड्रेटेड प्राप्त हो जाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, उत्फुल्लन कहते हैं। इसको फिर से एक बार समझिए कि वाशिंग सोडा का सूत्र हुआ Na2CO3.10H2O। जब उसे हम खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वाष्पन क्रिया के द्वारा धीरे धीरे 10 जल की मात्रा जो है उड़ करके खत्म हो जाता है और एक जब बचता है तो उसी को मोनोहाइड्रेटेड कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो होती है जिस समय हमें Na2CO3.H2O प्राप्त हो जाता है उसी को उत्फुल्लन कहा जाता है। तो इस प्रकार से धोने के सोडा का हम गुण पढ़ लिए। अब है धोने के सोडा का उपयोग क्या है। हमारे दैनिक जीवन में धोने के सोडा का क्या उपयोग होता है। एक नंबर में है कपड़ा धोने में, मतलब नाम है वाशिंग सोडा, मतलब कपड़ा धोने का सोडा, वाशिंग सोडा। दूसरा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, माने प्रयोगशाला में हम इसका अभिकर्मक के रूप में, रिएजेंट के रूप में भी काम करते हैं।
तीसरा है कांच मतलब शीशा, कागज तथा साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में। आप जानते हैं कि जल की दो प्रकार की कठोरता है, एक अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता को मात्र उबाल देने से ही दूर हो जाता है, लेकिन जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब जाकर के उसका अस्थायी खरेपन दूर होता है, अस्थायी कठोरता दूर होता है। तो उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से धोने का सोडा खत्म हो गया। अब अगला पॉइंट है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसको दो नाम से जाना जाता है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र भी इसका दो प्रकार से लिख सकते हैं, CaOCl into Cl या CaOCl2। सूत्र भी दो प्रकार से लिखा जा सकता है, इसका नाम भी दो है, ब्लीचिंग पाउडर कहिए या विरंजक चूर्ण कहिए। तो अब विरंजक चूर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे कि विरंजक चूर्ण आखिर बनता कैसे है। तो विरंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या है, इसे बनाने के लिए शुष्क बुझे हुए चूने मतलब कली चूना का सूत्र Ca होता है, लेकिन यहाँ क्या लेना है आपको, बुझा हुआ चूना लेना है, मतलब CaOH का होल 2। तो जब बुझे चूने की अभिक्रिया 40 डिग्री C या इसी को 213 केल्विन ताप पर क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है। तो देखिए CaOH होल 2 बुझा चूना का सूत्र हुआ, प्लस Cl2 क्लोरीन से अभिक्रिया कराए कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या बना, CaOCl into Cl मतलब ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, प्लस H2O। अब इसका गुण क्या है, तो विरंजक चूर्ण का गुण है कि यह CO2 के साथ अभिक्रिया करके, मतलब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराते हैं तो संगमरमर तथा क्लोरीन बनती है। तो CaOCl into Cl क्या हो गया, विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराए, अभिक्रिया के फलस्वरूप CaCO3 संगमरमर, जिसको चार नाम से जानते हैं, खड़िया, चूना, पत्थर, ये बनता है, प्लस क्लोरीन गैस बनती है। अब देखिए दूसरा गुण जो है इसका विरंजक चूर्ण का, कि जल का प्रभाव, मतलब जल में जब हम डालते हैं विरंजक चूर्ण को तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जल क्या प्रभाव उस पर दिखाता है। तो इसे जल में घोलने पर अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड, मतलब जल में हम जब इसको घोलेंगे, किसको, विरंजक चूर्ण को, तो टूट जाएगा, अपघटित होकर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाता है तथा कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो दो अणु, यहाँ देखिए विरंजक चूर्ण का दो अणु हम 2CaOCl into Cl, विरंजक चूर्ण के दो अणु को जल में रखे, जल में रखने के बाद क्या हो गया, अपघटन हो गया, मतलब इसका विघटन होके टूट के क्या बना, CaOCl होल 2 प्लस CaCl2, तो कैल्शियम क्लोराइड, और ये हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये दो चीज बनता है। तीसरा है कि यह अम्ल से अभिक्रिया करके, किससे, अम्ल से, मतलब जब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब हम कराते हैं तो क्लोरीन बनता है तथा अन्य उत्पाद बनते हैं, जैसे CaOCl क्या हो गया, विरंजक चूर्ण प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभिक्रिया के फलस्वरूप CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बना, प्लस जल बना, प्लस क्लोरीन गैस बना। तो इस प्रकार से 3 गुण हो गया विरंजक चूर्ण का। अब इसका उपयोग क्या है, मतलब हमारे दैनिक जीवन में विरंजक चूर्ण का क्या काम होता है, क्या उपयोग है। तो 1 नंबर उपयोग है कि कागज एवं कपड़ों को विरंजन में, विरंजन मतलब क्या होता है, किसी चीज को रंग को उड़ाना विरंजन क्रिया कहलाता है। तो कागज एवं कपड़ों को विरंजन में क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अब कहेगा जी उसमें रंग उड़ाने की क्या जरूरत पड़ता है कागज के, जब आप पुराने कागज को बेचते हैं तो लिखा हुआ कागज होता है, लेकिन वहां से
जब उसे गला करके सादा कागज के रूप में बनाया जाता है तो उस पर रंग उड़ाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, जिससे बिल्कुल साफ कागज तैयार होता है। इसलिए कागज एवं कपड़ों का भी इस प्रकार से विरंजन क्रिया किया जाता है, रंग उड़ाया जाता है। दूसरा है कीटाणुनाशक के रूप में, मतलब कीटाणुओं को मारने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तीसरा है क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में, मतलब ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा क्लोरीन बनती है तथा क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र CHCl3 होता है, क्लोरोफॉर्म भी बनाने का काम होता है। अब इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड या कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेटेड, सूत्र होता है CaSO4.12H2O। तो सबसे पहले CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट हो गया। हेमी हाइड्रेटेड का मतलब होता है आधा, हेमी मतलब आधा, तो जल का कितना अणु है इसमें? आधा अणु है, तो उसी को कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेटेड भी कह सकते हैं, नहीं तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड भी कह सकते हैं। इसका सूत्र हुआ CaSO4.12H2O। अब आइए कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो बनाने की विधि, जब जिप्सम को 120 डिग्री C या 293 K पर तीव्रता से गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो यहाँ देखिए कि जिप्सम का 2 अणु हम ले रहे हैं, 2 पहले लगा हुआ है, इसका मतलब कि CaSO4.2H2O। इस सूत्र होता है किसका? CaSO4.2H2O जो है जिप्सम का सूत्र है। तो इसको क्या करते हैं, 2 अणु लेते हैं और 2 अणु लेने के बाद क्या करते हैं कि इसको 120 डिग्री C पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? CaSO4.H2O प्लस 3H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ऐसे CaSO4.12H2O होता है, लेकिन कब? जब उसका 1 अणु रहेगा तब ½ लिखाएगा। लेकिन यहाँ जो बन रहा है तो जिप्सम के जब हम 2 अणु लिए हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होल 2 है, इसका मतलब इसका भी 2 अणु बन रहा है। तो 2 अणु के साथ H2O प्लस H2O मिलके पूरा H2O हो जाएगा, इसलिए हाफ नहीं यहाँ लिखा जाएगा, H2O लिखा जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जल का 4 अणु है, बाएं साइड में क्या है? अभिक्रिया से पहले जल के 4 अणु है, 2H2O यहाँ है, 2 से गुना करेंगे तो 4H2O हो जाएगा। तो 4H2O में यहाँ 1 H2O बनता है तो प्लस में 3H2O बनेगा। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना से क्या समझते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में उचित मात्रा में जल मिलाकर कुछ समय छोड़ दिया जाता है तो वह ठोस रूप में जम जाता है, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उस पर प्लास्टर किया जाता है। तो शल्य चिकित्सा में डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पाउडर होता है सत्तू की तरह, उसमें उचित मात्रा में, उचित मात्रा कहने का मतलब ये नहीं कि अब 250 ग्राम प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें 1 बाल्टी पानी मिला दिया तो बिल्कुल पानी की तरह घोल बन जाएगा, वो काम नहीं करेगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी मात्रा में जब अगर 250 ग्राम है तो 100 ग्राम के लगभग जल मिला के जब उसे सत्तू की तरह मतलब गाढ़ा लेई बना करके तब उस पर प्लास्टर कर दिया जाता है, जिसको कुछ समय छोड़ने के बाद वह जम के ठोस रूप बन जाता है। तो इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। CaSO4.H2O प्लस 3H2O, यही मतलब इसमें जल जब हम मिला देंगे तो फिर क्या है, जिप्सम का, जिससे हम बनाए थे जिप्सम का रूप तैयार हो जाता है, जो कि जम के जिप्सम के रूप में परिणत हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। 1 नंबर उपयोग है इसका टूटी हुई हड्डी को प्लास्टर करने में, दूसरा है मूर्ति के सांचा बनाने में, तीसरा है खिड़की तथा किवाड़ के छिद्र को बंद करने में। 3 उपयोग
प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारे दैनिक जीवन में है। अगला कहता है कि विभिन्न पदार्थों का पीएच मान, ये इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कभी पूछेगा कि नींबू के जो उसमें पाया जाता है उसका पीएच मान कितना होता है, सिरका का पीएच मान क्या होता है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है, पसीना का क्या है। तो एक सारणी में दी गई है जिसमें किसी भी चीज का अगर पीएच मान आपको पूछता है तो इसको याद करके आप जवाब दे सकते हैं। तो पहला है कि अमाशय रस का जो पीएच मान होता है 1 के बराबर होता है। नींबू या संतरा का जो होता है 2.5 के बराबर होता है। सिरका का पीएच मान 3 के बराबर होता है। टमाटर का पीएच मान 4.1 के बराबर होता है। पसीना का 4.5 के बराबर होता है। अम्लीय वर्षा का 5.6, पेशाब का 6 और दूध का पीएच मान 6.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। खून का 7.4 होता है। पित्त रस का 7.8 से लेके 8.8 होता है और चूना जल का पीएच मान 11.0 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बता दिया हम लोग क्षार में से। अब थोड़ा सा पॉइंट बचता है जिसको अगले वीडियो में बताने का काम करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। मैं इसी प्रकार से अनेक रोज दिन एक एक वीडियो पेश करता रहूँगा जिससे आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको 100% नंबर ला सकते हैं। इसको अच्छा ढंग से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।